Okay, welcome back. And let's start where we finished the last session. So I was telling you about this another way of looking at calculating the duration of the project. So this is basically a weighted average method. इसका एक और नाम जो है, this is the name of another name for this method of calculating the duration of the project. और ये PERT stands for Project Evaluation and Review Technique या Program Evaluation and Review Technique. PERT. PERT stands for Project Evaluation and Review Technique और Program Evaluation and Review Technique. It is normal distribution curve है, अगर आपने statistics में पढ़ा हो, और ये basically weighted average के ऊपर बेस करता है. इसमें if this is the project life cycle, तो इसमें बेसिकली ये बताना ये कोशिश कर रहा है कि सपोज करें कि प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हों तो प्रोबेबली इट माइट फिनिश अप फ्रॉम हियर टू हियर, और अगर वही प्रोजेक्ट जो है वो अगर डिले होता है तो इट माइट गो अप टू दिस पॉइंट, एंड इन बिटवीन there is a possibility that it might finish up somewhere here. So this is called most likely duration, जो कि which is used in original CPM calculations. जो हमने CPM calculations की हैं वो basically ये वाला time duration आपको मिलता है. उसी को अब हम एक फार्मूले के जरिए से weighted average का फार्मूला लगाएंगे, and then we will calculate how to find out the total duration of the project. तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है. बेसिकली अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक जो कि यहाँ पर आ रहा है, जो ये वैल्यू आ रही है ये आपने ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन रखना है. जो यहाँ तक का जो ड्यूरेशन आ रही है वो आपने यहाँ रखनी है. मोस्ट लाइकली जो ड्यूरेशन है इसको आपने 4 टाइम्स करना है. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ ये फिनिश हो या यहाँ फिनिश हो. इसके मुकाबले में जो मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन जो इसका बनेगा वो नॉर्मली यहाँ कहीं जाके बनता है, जो कि इसका तकरीबन वेटेड एवरेज बनता है. तो ये नॉर्मल बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है. इसको 6 से डिवाइड इसलिए किया गया है कि इसके साथ जो इसका इनविजिबल 1 है और इसी तरह इसके साथ इनविजिबल 1 है, तो ये 1 और ये 1 ये 2 हो गए, और ये 4 ये टोटल 6 हुए. तो इनका जो एवरेज बनेगा वो बेसिकली आपका तकरीबन ये पॉइंट बनता है, तो विच इज़ वेरी मच क्लोज टू द मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन. ओवर द ईयर्स जब इन्होंने प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया है तो उसमें इनको अंदाज़ा हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के जो मोस्ट लाइकली होने के जो चांसेस हैं दे आर 4 times of whatever their PERT calculation CPM calculation gives them. और उसको फिर आपने यहाँ पर रखा और उससे आपने इसको अंदाज़ा लगाया कि the project is most likely going to be completed nearly at this point. So this is another way of calculating the duration of the project. Now, again, we are now going to learn two more terminologies frequently used in project management. That is, number one is crashing and the other one is fast tracking. तो इन दोनों में जो फ़र्क है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, and it will be very much loud and clearly understood by you if you are able to understand these pictures. So this was the original schedule. जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको एक्चुअली इस टाइम पीरियड में कंप्लीट होना था. This was supposed to be the completion time from here to here. ठीक है जी. अब हुआ क्या, हुआ ये कि फॉर XYZ रीज़न वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया. अब जब वो डिले हुआ है तो अब उसको उस डिले को अपने
ट्रैक पर लाने के लिए आपके पास दो टेक्निक्स हैं. नंबर वन इज क्रैशिंग एंड नंबर टू इज फास्ट ट्रैकिंग. तो क्रैशिंग में आप क्या करते हैं बेसिकली कि, लेकिन क्रैशिंग के लिए एक कंडीशन भी है. क्रैशिंग की जो कंडीशन है वो ये कहती है कि आपने बजट में देखना है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है, if you have enough money, surplus money which you can spend on the project, जो बजट में आपने एलोकेट किया था उसमें से अगर आपके पास किसी भी हवाले से किसी भी रीजन से कुछ पैसा बच जाता है तो आप लेबर फोर्स या मटेरियल रिसोर्स उसमें आप बढ़ा के उस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. मतलब अगर 10 लोग काम कर रहे थे तो आपने 12 या 15 लोग इंगेज करके और टाइम ड्यूरेशन जो है उसको रिड्यूस कर लिया. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्रैशिंग. और दूसरा तरीका ये है कि आपने फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखना है और उसमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इनिशियल स्टेज में तो आपने उसको डिपेंडेंसीज के तौर पे लिया था. मतलब एक एक चीज़ ख़त्म हो एक चीज़ ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी. लेकिन जब आप किसी भी वजह से जब डिलेज आते हैं तो फिर आप उन एक्टिविटीज़ को रिव्यू करते हैं दोबारा कि इसमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको अगर हम साइमल्टेनियसली अगर करें तो बजाय इसके कि वो डिपेंडेंट बाद में जाकर हो, हम उसकी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा पहले कर लेते हैं. मतलब इसका ये हुआ कि हम उसको पैरेलल लेके चलते हैं. तो अगर हम ऐसी दो एक्टिविटीज़ जो कि पैरेलल पॉसिबल हों, अगर उनको पैरेलल कर लें तो हम अपने ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो पैरेलल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग. तो जब आपके पास बजट की कंस्ट्रेंट्स हों तो आपकी कोशिश होगी कंट्रोल करने के लिए ड्यूरेशन को फास्ट ट्रैकिंग. और अगर आपके पास बजट में गुंजाइश है तो फिर you can go for crashing. There is no issue as such. You can go for crashing because somehow or the other you have to make use of the available budget. And on top of it, इन सारी बातों के बावजूद भी normally at times you have to गो फॉर क्रैशिंग. कई मरतबा आपके पास चॉइस बिल्कुल भी नहीं होती. आप चाहते हुए भी अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस को रिड्यूस नहीं कर सकते विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी. सो इट ऑल डिपेंड्स. आई मीन इट इज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप कब क्रैशिंग करें और कब फास्ट ट्रैकिंग करें. सिर्फ आपके पास ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो यू हैव टू लुक इनटू दोज टू ऑप्शंस एंड विच एवर इज फिजिबल for the duration and budget constraints of the project, you can make use of either of the two techniques for controlling the schedule. इसके बाद एक और एक्टिविटी है विच इज बेसिकली, अगर इसको आप गौर से देखें तो ये मल्टीटास्किंग की एक एग्जांपल बताई गई है यहाँ पर. तो मल्टीटास्किंग में बेसिकली आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप मल्टीटास्किंग से बेसिकली अपने प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है उसको किसी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि होता यह है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो जिसका ड्यूरेशन, तो उस लंबे ड्यूरेशन में लोगों में ओवर सर्टेन टाइम पीरियड उनके अगर अंदर जो है वो फटीग आनी शुरू हो जाती है. एक ही चीज़ को बार बार करते करते उस फटीग की वजह से जो काम की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. तो उसमें आप क्या करते हैं कि उन बंदों को उस टास्क, उस पर्टिकुलर टास्क से जो कि रिपीटेटिवली हो रही है उससे हटा के आप उसको किसी और टास्क में इंगेज कर देते हैं फॉर द टाइम भी, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो रिजुविनेट हो जाए. उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहता है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो किसी हद तक मेंटेन हो जाती है उससे. तो मल्टीटास्किंग जो है वो इसका बेनिफिट ये है. तो अब इसको अगर आप यहाँ पर देखें, 3 tasks विदाउट मल्टीटास्किंग एंड 3 tasks विद मल्टीटास्किंग. तो इसमें क्या किया आपने कि टास्क 1 और टास्क 2 इसको, इसके 10 दिन को तोड़ के आपने 5 दिन कर लिया, इसके 10 दिन को तोड़ के आपने 5 दिन कर लिया. इन दोनों एक्टिविटीज़ को एक साथ सीक्वेंस में लेकर आ गए.
तो यहाँ से 5 दिन बढ़ा के आपने इसको आप यहाँ पर ले गए, और यहाँ से 5 दिन घटा के इसको आप यहाँ पर ले गए। इसी तरह से तो अब इसमें क्या हुआ कि जब आपने ये शफलिंग की, तो इस शफलिंग के नतीजे में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो यहाँ मूव हो जाएंगे, जो यहाँ काम कर रहे थे वो यहाँ मूव हो जाएंगे। तो उनकी जो कंटिन्यूसली एक ही टास्क को करने की जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने बेसिकली शफल कर दिया। तो इसी तरह से आप इसको जब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो टास्क 1 और टास्क 2 जो है वो 20 दिन के बाद ये दोनों कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर जो टास्क 2 है वो 25 दिन के बाद हो रही है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो 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 उसके ऊपर लोग काम करने वाले थे उनकी जो शफलिंग हुई तो उससे उनकी जो एनर्जी लेवल था वो मेंटेन रहा। उस एनर्जी लेवल के मेंटेन होने से आपकी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट के पे जो काम करने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा ऐसे कोई मतलब एडवांटेज और भी होंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग लेट इट बी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली जब कोई काम कर रहे होते हैं तब आपको, और ये बहुत सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी गट फीलिंग भी बता रही होगी कि इसको यूं नहीं यूं करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये फिर आपकी जो जो आपकी जो राइट ब्रेन का जो काम है वो यही चीज़ है कि आपके इनोवेशन या क्रिएटिव कितने हैं, चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं इन इन योर ओन एडवांटेज। अब यहाँ पर मैनिपुलेट जो मैंने वर्ड यूज़ किया है बेसिकली तो ये बड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसके जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब आप जो लेबर की जो मेंटालिटी है उसको अपने एडवांटेज में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ purely exploiting the labor force. You are exploiting their potential to remain motivated to carry out the tasks assigned to them for a long period of time. This is the basically uh, reason for asking. Okay, okay. एक्सप्लेन करूँ दोबारा। मैंने अभी जैसे बताया कि एक्चुअली इसमें हम और भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो लोगों का अगर एक ही काम, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी रोज आते हैं तो टक शॉप पे जाने को क्यों जी चाहता है, क्लास अटेंड क्यों, क्लास को बंक करने को क्यों जी चाहता है? बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ऑल्दो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू ओवर देयर, but because 90% of the time you are not motivated to attend, times you are not motivated to come to the class, uh, और उस टाइम पीरियड में खास तौर पे यू नीड सम डिवर्जन फ्रॉम योर रूटीन। तो वो जो रूटीन से डिवर्जन जो है वो बेसिकली आप और अगर आप जैसे टक शॉप पे जाकर बैठ जाते हैं तो देर इज नो हार्म इन सिटिंग ओवर देयर, लेकिन अगर वही आप उसी चीज़ को आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लें कि जो चीज़ क्लास में डिस्कस होने वाली थी उसी को आप अपने किसी दोस्त के साथ या सीनियर के साथ टक शॉप पे जाके उसको डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी जो जो उस चीज़ को समझने की जो सलाहियत है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि when you are going to the class you are not motivated, but when you are going to the tuck shop you are motivated to do something unusual। तो वो जो अनयूजुअल करना जो है वो उसकी बेसिकली क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। So this is basically the concept behind this thing. I hope I made my point, I suppose. And to that we come to the end of this schedule management. इसमें सिर्फ अब एक चीज़ रहती है which I will be discussing in the next class, वो basically forward pass and backward pass. Okay, so सो फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास, तो फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास जो है वो मैं आपको बता दूंगा, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव मिस्ड इन दीस स्लाइड्स, बट इट्स ओके, नो इश्यूज, वो कोई इतना बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू।
For the time being, we are moving on to the cost management now. So cost management में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, इट इज़ बेसिकली अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट. अब अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, इसका नाम पहले तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इसका नाम अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट क्यों रखा गया है. इसकी वजह ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज़, जैसे अभी का सीज़न आ रहा है, तो उम्मीद ये है कि लोगों का रश फिर बढ़ेगा मार्केट, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो रहा है शायद ग्रेजुअली. तो जब आप मार्केट में जाते हैं एंड इफ़ यू आर बाइंग समथिंग, तो आप क्या करते हैं कि एक हाथ से पैसा देते हैं और दूसरे हाथ से आप चीज़ जो है उसको, चूँकि वो टेंजिबल होती है, तो आप उस चीज़ को टच करते हैं, उसको फील करते हैं. और अगर आपको जैसे शलवार कमीज़ लेने जा रहे हैं तो उसका टेक्सचर जो है वो आपको बताता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, या कलर जो है वो अट्रैक्टिव है नहीं है. फिर आप उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस शलवार कमीज़ की जो प्राइस है सॉरी, वो कितनी होनी चाहिए. तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे. तो प्रोजेक्ट जो है अभी वो टेंजिबलाइज नहीं हुआ है. जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके दिमाग में है. जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उनको उसके बारे में बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है. एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है, उसके बनने के बाद उसका शेप कैसा होगा, जो कुछ काम हुआ है उसकी वर्थ कितनी है. तो ये चूंकि टेंजिबलाइज नहीं हुआ है, तो अभी हम उसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस पे कितना काम हुआ है और कितने पैसे इसके बनते हैं जो ठेकेदार को हमें देने हैं. मसलन आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो आपको, जब आप ठेकेदार को एंगेज करते हैं तो वो सबसे पहले आपसे इसका एडवांस मांगता है. तो आप नॉर्मली पूरा एडवांस उसको एक साथ नहीं दे देते हैं, आप उसको किस्तों में करके देते हैं. और ये तय भी होता है कि जी हम पहले आपको 20% ऑफ द प्रोजेक्ट देंगे, आप जब काम करेंगे तो फिर मैं उस काम को देखूंगा, फिर उसके हिसाब से फिर मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें और कितने पैसे दूँ. लेकिन एक दफ़ा जब काम शुरू हो जाता है तो फिर आपके हाथ एक तरह से कट जाते हैं. और हमारे इन्वायरमेंट में चूँकि वो चीज़ जो ये छोटे मोटे जो घर वर बनाने की जो बात होती है, तो उसमें चूँकि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो हमें बहुत सारी जगहों पे कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं. लेकिन जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड. उस डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में आपको अ, जो अल्टीमेटली जो चीज़ बन के आती है तो उसके ऊपर आपके राइट्स भी होते हैं. फिर चूँकि वो चैलेंजेबल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो इस वजह से आपको वहाँ पर एक एडेड एडवांटेज होता है, जो कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये एडवांटेज लेना भी चाहिए. और अगर आप नहीं लेते हैं तो इट सिंपली मीन्स दैट यू आर नॉट मैनेजिंग द प्रोजेक्ट द वे इट इज सपोज टू बी मैनेज्ड. सो तो यहाँ पर जो इसमें कॉन्सेप्ट बनता है वो यही है कि आपको उसमें अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट करनी पड़ती है. तो अर्नड वैल्यू, अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो जितना काम हुआ है उसको टेंजिबलाइज करना है. हालांकि वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट कैन नॉट बी टेंजिबलाइज्ड, मतलब उसकी फिजिकल फॉर्म में आप नहीं लेते हैं. तो चूंकि अब वो फिजिकली एग्जिस्ट तो पूरा नहीं कर रहा प्रोजेक्ट, जिसको आप देख के अंदाज़ा लगा लें कि कितना काम हुआ है और कितना काम रहता है, या कितना काम बाकी है, या कितना करना है, उसकी क्वालिटी कैसी है या क्या है, उसको टेंजिबलाइज करना होता है. उस टेंजिबलाइजेशन के लिए आपको यू हैव गॉट सर्टेन फार्मूलाज. और उन फार्मूलाज को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ से फिर आपको एक पिक्चर आती है कि मेरे प्रोजेक्ट का जो इस वक्त मतलब इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है, तो वो मतलब जो बेसलाइन जो कॉस्ट मैंने सेट की थी प्लानिंग फेज में, वो उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है. तो अब इसमें सबसे पहले जो आती है चीज़ वो यही है कि इट अलर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू पोटेंशियल शेड्यूल एंड कॉस्ट रिस्क अर्ली. जब आप अर्न वैल्यू मैनेजमेंट करते हैं तो आपको पहले से पता चल जाता है कि या तो पोटेंशियल या तो आपका शेड्यूल या कॉस्ट दोनों आपके हाथ में है या आपके हाथ से स्लिप हो रही है. इट प्रोवाइड्स information at a practical level of summarization.
प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जो है इसके बारे में provides managers with sorry with information at practical level of summarization, alerts project managers to potential schedule and cost risks early, provides a documented project performance trail. जो आपने जिस तरह जिस सीक्वेंस में आपने जो नेटवर्क डायग्राम बनाया था उस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहा है क्या उसमें डेविएशन है ये आपको पता चलता है. प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डेटा. अब यहाँ पर जो बात मैंने बताई थी ना कि जो टेंजिबलाइज करना है वो बेसिकली उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. क्वालिटेटिव तो आप देख के अंदाजा लगाते हैं. जैसे अगर आप जब शलवार कमीज खरीदने जाते हैं तो आप उसकी क्वालिटी देखते हैं. वहाँ पर आप उसमें ये नहीं देखते हैं कि इसमें कितना धागा लगा है कितनी स्टिचिंग हुई है. आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं. क्वांटिटी ये है कि आपने इसमें कितना धागा लगा कितने कलर इस्तेमाल हुआ. ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. तो ये एनालिसिस एज ए कस्टमर दिस इज नॉट योर रिक्वायरमेंट. तो आप यहाँ पर एज ए कस्टमर नहीं है. यू आर बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ. So you have to have a very quantitative analysis of the project in your hands. Based on that quantitative analysis, you will be in a position to make the right decision for proceeding ahead with your project. So this is the reason why you need to have a quantitative data. और ये quantitative data जो है वो employee earned value management के थ्रू पता चलता है. अब ये जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है अभी अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. कम्युनिकेट्स प्रोजेक्ट स्टेटस. आपको पूरे प्रोजेक्ट का स्टेटस पता चल जाता है. Because at the end of every month, if you are working on a project and that project is supposed to be completed in 2 years time maybe or maybe 1 year's time, 1 year time, तो फिर उसमें आपने हर महीने के एंड पे ये कंडीशन होती है हर प्रोजेक्ट में जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आपने मंथ एंड पे एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जो जिसके लिए आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको जो आपका कस्टमर है उसको आपने उसकी वो MER कहलाती है मंथ एंड रिपोर्ट. वो रिपोर्ट में आपने ये सारे स्टेटस बताने होते हैं. 3 चीजें बतानी होती हैं. वो 3 चीजें क्या क्या हैं कि जो इस महीने के लिए जो 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 जिस महीने की रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं उस महीने में प्लान्ड वैल्यू क्या थी और जो आपने एक्सिक्यूट किया उसकी वैल्यू क्या बनी और उन दोनों की कंपैरिजन में अगर तो आप ऑन स्केजुअल हैं बिहाइंड स्केजुअल है या अहेड ऑफ स्केजुअल. तो ऑन स्केजुअल है तो एवरीथिंग इज गुड नो इश्यूज. तो आप उसमें सिंपली कंक्लूजन ये दे देंगे कि जी प्रोजेक्ट इज वेरी मच इन कंट्रोल एंड वेरी मच इन आवर हैंड्स. सो यू एज अ कस्टमर आर नॉट सपोज टू बी वरीड अबाउट प्रोजेक्ट कंप्लीशन. अगर बिहाइंड स्केजुअल है तो उसके रीजंस बताने पड़ेंगे. अब उसके रीजंस में ये भी हो सकता है कि जी वो जो कस्टमर है वो बार बार जो आपके स्कोप है उसमें चेंजेस ला रहा था. अब जब वो चेंजेस ला रहा था तो वो आपको कहाँ से पता चले जी. वो आपको पता चलेंगे चेंज मैनेजमेंट जो आपने की है जिसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसमें कस्टमर से साइन लेते हैं. जब आप वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो पूछेगा कि डिले किस वजह से आया. तो आपके पास एक रीजनेबल आर्गुमेंट होगा टू डील विद योर कस्टमर कि भाई आपने देखें इस महीने में ये चेंजेस करवाई हैं जो कि आपके अपने साइन से डॉक्यूमेंटेड मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपको इस रिपोर्ट के साथ सबमिट कर रहा हूँ. तो उसमें फिर क्या है कि वो हमारी अपनी लोकल ज़बान में कहें कि उसके जो कस्टमर है उसके ताज़े ठंडे हो जाए तो फिर वो आपसे बहस नहीं करेगा. सो कम्युनिकेट्स प्रोजेक्ट स्टेटस ये वाली बात है. ट्रैक्स एंड मॉनिटर्स डिस्क्रीट प्रोजेक्ट मेट्रिसेस. तो जो आपने छोटे छोटे जो टास्क आपने बनाई थी जो आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया था उसको आप ट्रैक कर रहे होते हैं जब आप अर्न वैल्यू मैनेजमेंट करते हैं. तो उसमें आप हर हर टास्क को जो आपने ब्रेक किया है उसमें आप जो उसके लेवल्स हैं आपने जो सेट किए हुए हैं उसमें आप देखते हैं कि अब ये कितने लेवल पे पहुंच गया है. तो वहाँ से आपको पूरे प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल स्टेटस है वो पता चल जाता है. इनेबल्स स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट. इसके बाद आपको इससे ये भी पता चलता है कि आने वाले दिनों में उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी कम होगी. उसका एनालिसिस आपके पास मौजूद होता है बेस्ड ऑन योर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट. रियल टाइम फेस्ड बजट्स टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टास्क. अब आप इसमें जब आपके पास ये सारी चीज़ें टेंजिबलाइज हो जाती हैं तो आपको पता होता है कि अब मुझे अपने कस्टमर से
कितने पैसे और चाहिए अगले महीने का काम चलाने के लिए, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो सारे पैसे आपको एक साथ नहीं दे देगा। सपोज करें जी 1 अरब का कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको लगता है कि आपका कस्टमर 1 अरब रुपया जो है आपको उठा के एक साथ ही दे देगा? अगर वो आपको दे देता है, ऐसा बेवकूफ़ अगर कोई आपका कस्टमर है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। आप उस पैसे को ले जाके बैंक में रखें, उसके ऊपर आपको हर महीने 1 करोड़ रुपया जो है उसका 1% जो है वो मिलता रहेगा। 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, तो 1 करोड़ का जो है आप हर महीने काम करके दें, तो जो कस्टमर से पैसे मिलने हैं वो तो अलग मिलेंगे, और आपको ये जो एक बिलियन जो उसने शुरू में दे दिए थे उसको भी आपने एक तरह से कैश कर लिया। सो बट इट इज़ ये क्या वो दीवाने की ख्वाब वाली बातें हैं। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो वो आपको टुकड़ों में पैसे देता है, तो जिस तरह से वो पैसे देता है आपने उसी तरह से उसको काम को लेके चलना होता है। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन आपसे वो बहरहाल हर मंथ एंड पे आपसे उसकी जस्टिफिकेशन मांगेगा। सो यू हैव टू हैव दैट जस्टिफिकेशन इन हैंड टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। अब वो किस तरह से टेंजिबलाइज होता है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, एंड स्पेशली फॉर इंजीनियर्स इट इज़ पीनट्स। ये है उसके कुछ बहुत सी बेसिक से फॉर्मूले, और इसको अगर आप समझ लें तो नथिंग लाइक दैट। और इसमें आपने ये रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बहुत आसान से तरीके से समझा दूंगा कि इसमें आप देखें तो इसमें देखें ये अर्न वैल्यू जो है आपको हर 4 फार्मूले में आपको अर्न वैल्यू सबसे पहले नज़र आ रही है। जब आप वेरिएंस निकाल रहे हैं, जैसे कॉस्ट वेरिएंस या शेड्यूल वेरिएंस, तो इसमें आपको ये दिखा रहा है कि वो इसमें माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, और जब आप उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें डिवीजन का साइन यूज़ हो रहा है। अर्न वैल्यू सब में है। अगर वो कॉस्ट से रिलेटेड है तो एक्चुअल कॉस्ट को आपने माइनस करना है। शेड्यूल से रिलेटेड है तो प्लान्ड वैल्यू कहलाती है, पीवी प्लान्ड वैल्यू। तो जो आपने बेसिक जो प्लानिंग के टाइम पे जो आपने शेड्यूल बनाया था, वो वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी है। और जो अर्न वैल्यू जो आपने इस वक्त तक अचीव किया है उसमें से उसको माइनस कर दें तो आपको शेड्यूल में वेरिएंस नज़र आ जाएगा कि कितना काम प्लान था, कितना हो गया है और कितना बाकी है, वो पता चल जाएगा। और इसी तरह से इसका इंडेक्स में आप ये इंडेक्स की क्यों ज़रूरत पेश आई? इंडेक्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि ये बेसिकली आपको रेशो प्रोवाइड करता है। तो रेशो जो है वो चूंकि मतलब अब जैसे अगर बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, तो अब ये बिलियंस की जो वैल्यूज अगर आप ऊपर नीचे रखेंगे तो आपको उसके जो जीरोस हैं उसको कैलकुलेट करना, फिर उन कैलकुलेशंस को अपने जहन में उसकी पिक्चर बनाना कि पहले तो आपको ये पता चले कि जी कितने जीरोस आ रहे हैं, उनको कैलकुलेट करते करते आप बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होंगे। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप उसका 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 सिंपली रेशो ले लेते हैं। रेशो लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपको परसेंटेज में मिल जाती है वो चीज़। तो परसेंटेज से क्या होता है जी, वो जो भी होगी वैल्यू वो 100 से नीचे नीचे होगी। तो अगर आपको कहा जाए कि जी अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो 60% कंप्लीट है, इसका मतलब ये कि अब 40% रहता है। अगर वही चीज़ जो है वो अगर हम उसको जैसे मतलब अगर उसकी कॉस्ट पे सपोज करें कि जी 50 करोड़ या 55 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो अगर तो 1 बिलियन का है तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा जी 45 करोड़ का बाकी हुआ। लेकिन अगर वो उसकी जो फिगर है, जो बजट की फिगर है, वो बहुत ही ऑड नंबर या इवन नंबर है, तो उस वक्त आपको उसको कैलकुलेट करना, और फिर सिर्फ कैलकुलेट करना नहीं है बल्कि उसके जीरोस को भी मेजर करना कि कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, तो बहुत मुश्किल होगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशो लेके और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू गेट परसेंटेज। आपको जो भी वैल्यूज मिलती हैं वो परसेंटेज में आ जाती है। जब परसेंटेज में आ जाती है तो आपको उसको विजुअलाइज करना निस्बतन आसान हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दीज फार्मूलाज हैव बीन डिवाइज्ड, एंड these formulas are going to give you an understanding of your project. अब इसकी एग्जांपल कर लेंगे तो यू विल बी हैविंग अ मोर एक्यूरेट आइडिया। तो अर्नड वैल्यू जो है अगर किसी प्रोजेक्ट की 7500 है, प्लान वैल्यू 10,000, एक्चुअल कॉस्ट 15,000, तो कॉस्ट वेरिएंस उसने पूछा है यहाँ पर।
तो कॉस्ट वेरिएंस में उसने बताया कि जी कॉस्ट वेरिएंस होता है बेसिकली अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अर्नड वैल्यू 7500, एक्चुअल कॉस्ट 15000, तो जो कॉस्ट वेरिएंस है वो माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब ये कि जो पैसा है वो आपके हाथ से स्लिप हो रहा है। अभी इसको आगे बताऊंगा कि एक्चुअली व्हाट एक्चुअली डज इट मीन। इसी तरह शेड्यूल वेरिएंस में अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू, तो अर्नड वैल्यू आपकी 7500 और प्लान्ड वैल्यू जो है वो आपकी 10000, तो माइनस 2500 आ गया। इसी तरह से जब आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट, अर्नड वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट 7500 डिवाइड बाय 15000, तो आपके पास आ गया जी 50%। इसी तरह शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपने क्या किया जी, अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू, 7500 डिवाइड बाय 10000, तो आपको मिल गया 75%। बेसिकली 7.5 आया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो आपके पास 75% आया। तो अब आप ये देखें कि यहाँ से आपको जो जो डिफरेंस आ रहा था वो पता चल गया, यहाँ से आपको एक टेंजिबल फॉर्म में उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ गई कि आपकी जो कॉस्ट है वो 50% है। मतलब ये हुआ कि आपने 50% लगाया है, या ये कि आपने जितना लगाया था उसका 50% आपने अचीव किया है अब तक। इसी तरह शेड्यूल में आपने इस वक्त तक 100% होना चाहिए था उसूली तौर पर। जिस जिस टाइम पीरियड में भी आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसको, जब आप उसकी जो अर्न वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर उसकी पिक्चर मिल जाएगी। सो दिस इज और यही चीज़ जो है, यही फॉर्मूलाज आपको शेड्यूल के लिए भी यूज़ करने हैं, यही चीज़ें आप कॉस्ट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक ही वक्त में दोनों को आप टेंजिबलाइज कर पा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी वैल्यूज़ को। इसके बाद ये अब इसका एक ये आप इस कर्व को अगर आप देखें तो नॉर्मली ये किसी भी एक सैम्पल प्रोजेक्ट का एक कर्व जो है वो मोर और लेस इसी तरह से बनता है। इस तरह से क्यों बनता है उसका रीज़न है। अच्छा, फिर आप इसकी अगर आप शेप देखें तो ये आपको एक लेटा हुआ एस नज़र आ रहा है, एस, इसीलिए इसको एस कर्व भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पर एस कर्व की बात अगर हो रही है तो आपने समझ जाना है कि ये अर्न वैल्यू का एक कोई कर्व होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये इसमें इस कर्व में ये बेसिकली आपकी प्लान वैल्यू थी जो आपने प्लानिंग फेज में किया। जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये है कैलकुलेशन का टाइम। एक्चुअली तो आपको यहाँ पर देखना था ना जब ये कंप्लीट हो जाता, तो वो आपने यहाँ पर देखना था, लेकिन आप चूंकि यहाँ पर इसको चेक करना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर आपने देखा कि अर्नड वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है, तो अर्नड वैल्यू पे जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो इतना डिफरेंस आ गया है। मतलब एक्चुअली ये अगर इसके साथ यहाँ कहीं होती है अर्नड वैल्यू तो मतलब ये कि आपकी प्लान्ड वैल्यू और अर्नड वैल्यू जो है वो दोनों आइडियल है। मतलब ये बिल्कुल आप टाइम पर चल रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये प्योरली पूरी जो आपकी शेड्यूल और टाइम की जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका जो है आपका, ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा है। तो ये आपकी प्लान्ड वैल्यू है और ये आपकी अर्नड वैल्यू, इन दोनों को आपने कंपेयर करके आपने जब इसको देखा तो आपको पता चला कि ये कर्व आ रहा है असल में। तो ये था बेसिकली बजट एट कंप्लीशन और ये आया एस्टिमेट एट कंप्लीशन और ये है एस्टिमेट टू कंप्लीट। मतलब होना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन चूंकि ये डिलेज जो आए हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कॉस्ट है ये इसमें ऐड होगी, तब जाके आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। तो ये आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये जो बेसिकली जो अभी हमने पिछली एग्जांपल जो की है ये उसी का एक तरह से समझें, इसकी पिक्टोरियल डायग्राम है जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ पर। ऑल्दो आई नो कि you might be having a feeling कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, but I'm not going very fast. I'm going at a very slow pace. I'm trying to give you a maximum idea, but still my understanding is that you must
try to get hold of these diagrams by yourself that will make more sense to you. And if you feel like that you are unable to understand, you are free to raise questions in the upcoming classes as well. और ऐसा नहीं है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं या जिस टॉपिक को हमने इमीडिएटली पिछली क्लास में डिस्कस किया हो, आप सिर्फ उसी हवाले से मुझसे बात करें. यू कैन टॉक टू मी अबाउट any idea. I mean, whatever is popping up in your mind, whatever question is coming in your mind, you are free to raise questions as and when it appears in your pops up in your mind. So this was basically your planned value, and this was actual value. I mean, the earned value. और ये जब आपने इसको जब एनालाइज कर रहे हैं तो इस चूंकि ये इतना नीचे आ रहा है प्लान वैल्यू से, इसका मतलब ये कि ये शेड्यूल में भी लेट हुआ है, स्केड्यूल भी इसका लेट हो गया है, और कॉस्ट भी इसमें बढ़ गई है. तो इसकी वजह से आपका अब जो एस्टिमेट आएगा कंप्लीशन पे वो बजट से इतना ज़्यादा हो जाएगा. तो अब आप चूंकि यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो कॉस्ट है वो अब आपका एक्चुअल बजट बनेगी. तो अब आपका ये बजट जो है ये तो तकरीबन समझे एक तरह से फेल हो गया. तो अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कहलाती है कंटिंजेंसी अमाउंट. तो अब ये जो कंटिंजेंसी वाली जो चीज़ है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर दो तरह के रिजर्व्स होते हैं बेसिकली. दो तरह के रिजर्व्स क्या होते हैं, एक कहलाता है कंटिंजेंसी रिजर्व और एक कहलाता है मैनेजमेंट रिजर्व. तो जब आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो जो प्लानिंग फेज में आप ड्यूरेशन और कॉस्ट जो रखते हैं वो आपने एग्जैक्टली वही रखनी है जो एक्चुअली होनी है आपके हिसाब से. जो आपने इसको एस्टिमेट किया है आपने एग्जैक्टली वही अमाउंट रखनी होती है. जब वो आपका पूरा बन जाता है एस्टिमेट या बजट आपने बना लिया, ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक लिबर्टी मिलती है फ्रॉम द मैनेजमेंट एज वेल एज द पीएमआई. वो भी आपको ये लिबर्टी देता है कि आप इसमें फ्रॉम 10 to 15% इसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं. क्यों इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए कि यू नेवर नो, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, यू आर इन योर प्लानिंग फेज. तो जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा होगा तो एनीथिंग कैन हैपन. लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त जैसे अब ये कोरोना आ गया, तो अब अगर आप प्रोजेक्ट पे इस वक्त काम कर रहे होते तो अब ये जो लॉकडाउन की वजह से जो डिले आया तो ये किस खाते में जाएगा, इसमें जितना लॉस हुआ है वो आप कहाँ से कवर करेंगे. तो उसके लिए आपके पास एक कंटिंजेंसी रिजर्व होता है. वो नॉर्मली प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसका 10 to 15% आप उसमें बढ़ाते हैं और आप ये मेंशन कर देते हैं कि दिस इज द कंटिंजेंसी अमाउंट व्हिच इज सपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग. और उसके बाद एक और रिजर्व कहलाता है व्हिच इज अ मैनेजमेंट रिजर्व. ये जो मैनेजमेंट रिजर्व होता है ये बेसिकली 5% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट होता है. जो आपने पूरा बजट है उसका 5% होता है, लेकिन ये 5% जो अमाउंट होती है ये मैनेजमेंट अपने पास रखती है. ये प्रोजेक्ट मैनेजर को अवेलेबल होती है, लेकिन ओनली व्हेन ही एग्जॉस्ट्स द कंटिंजेंसी अमाउंट एज वेल, giving due justification for using the contingency amount. So this is very important. अगर आप अच्छा अब आप इसमें एक और टर्म यूज होती है पैडिंग, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि वी आर नाउ लेफ्ट विद लेस देन 1 मिनट. सो तो अब आपने यहाँ पर दो चीज़ें आपने और सीखी हैं आज यहाँ पर. एक है कंटिंजेंसी रिजर्व और एक है मैनेजमेंट रिजर्व. तो कंटिंजेंसी रिजर्व प्रोजेक्ट मैनेजर सेट करता है. ऑन टॉप ऑफ इट 5%, ये 10 to 15% होता है और 5% जो है वो मैनेजमेंट के पास रहता है जो कि अवेलेबल होता है टू द प्रोजेक्ट मैनेजर बट आफ्टर ड्यू जस्टिफिकेशन टू द मैनेजमेंट. दिस इज इट फॉर टुडे and hopefully inshallah we will meet on Saturday at 5 o'clock. Next week I'm planning to conduct 3 sessions, so you discuss with Ms. Sadias and let me know, and I would love to carry out 3 sessions in a row so that we do away with it ASAP. Thank you very much for your time and hope to see you on Saturday at 5 o'clock. Thank you.